Number 16 question. A variable capacitor is connected to a 200 volt battery. Okay. If its capacitance is changed from 2 microfarad to X microfarad, the decrease in energy of the capacitor is 2 into 10 to the power minus 2 joule. The value of X. तो यहाँ पे मतलब क्या दिया हुआ है आपको, कैपेसिटर का एनर्जी चेंज होगा क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस चेंज होने के बाद से एनर्जी चेंज होगा। तो एनर्जी चेंज कितना है वो दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले कैपेसिटेंस कितना था C1 दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। C1 दिया हुआ है, V1 दिया है 200 वोल्ट। अब यहाँ से एनर्जी निकालेंगे, E1 इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला कैपेसिटर की एनर्जी क्या होता है, हाफ C V2 हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 4 into 10 to the minus 2 जूल। ओके, इसको फैराड में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऐसे में लेना है, ठीक है। फिर बाद में आपको C2 दिया हुआ है x माइक्रोफैराड, मतलब ये दिया नहीं हुआ है, इसको निकालना है, x का वैल्यू निकालना होगा आपको। तो इसको भी फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। V2 दिया हुआ है 200 वोल्ट। ओके, तो अगर आप इससे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ना, तो हाफ C2 V2 स्क्वायर फॉर्मूला लेके तो यहाँ से आएगा आपका 2x into 10 to the power minus 2 जूल, ठीक है। तो अभी आपका एनर्जी डिक्रीज हुआ है ना, एनर्जी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एनर्जी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो एनर्जी डिक्रीज है मतलब क्या, पहले एनर्जी ज्यादा था अब कम हो गया, तो कंडीशन में U1 माइनस U2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है इतना। तो अब यहाँ से U1 माइनस U2 करके कंडीशन से आराम से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा आपका x इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर होगा 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। x का वैल्यू होगा 1, तो 1 माइक्रोफैराड आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है 1 माइक्रोफैराड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, तो ऑप्शन होगा ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आपको सिर्फ कंडीशन लगाना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ये वाला 16 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी 17 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, तो जो 17 क्वेश्चन है ना, इसमें मैं बोल देता हूँ क्या हुआ है। तो 17 क्वेश्चन है ना, लॉक 17 नंबर क्वेश्चन, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो V दिया हुआ है 200, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100। तो आपको V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, वहां से आपको I निकालना है। तो I के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कुछ तो कनेक्शन है, तो हम लोग ठीक है, हम लोग कर देते हैं ये बात। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू IR आप लिखिए यहाँ से स्टार्ट तरीके से। तो यहाँ से आपको I निकालना है, ठीक है। तो अगर I निकालेंगे ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा, ठीक है। तो I के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या कनेक्शन है, तो हम लोग I इक्वल टू Q बाई T, जैसे कि मालूम है आपको I इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। तो Q मतलब N होगा, NQ होगा, ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है। I इक्वल टू Q बाई T, Q इक्वल टू NE, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है ये। तो NE बाई T लिखिए, V बाई R लिखिए, ठीक है। T का वैल्यू है 1, E का वैल्यू पुट कर दीजिए, V का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू गिवन है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ N 1.25 into 10 to the power 19, ठीक है। तो आंसर होगा ये। तो आप लोग कैलकुलेशन करिए, T का वैल्यू, E का वैल्यू, V का वैल्यू, R का वैल्यू बैठा लीजिए, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ ये, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 17 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंपीडेंस ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट, तो बहुत सिंपल है। एलसीआर सर्किट का सीरीज इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस निकालना है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ये तो आपका
ऑल्टरनेटिंग करंट में है। ऑल्टरनेटिंग करंट में एक टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट, उसमें आपको जब आप लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे ना तो आपको इंपीडेंस मिल जाएगा लास्ट में। तो इंपीडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर आर एल सी अगर तीनों प्रेजेंट होगा तो इंपीडेंस होगा आपका ऐसा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। दिस इज आपका होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। ओके, इट इज एल। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो आपको कुछ करने का नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन डी होगा ये। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन हम लोग आसान से कर लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। When an alternating voltage equal to E naught sin omega t is applied to a circuit, a current I equal to I naught sin omega t plus pi by 2 flows through it. तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट है, उसमें वोल्टेज दिया हुआ है E equal to E naught sin omega t. ओके, तो E equal to E naught sin omega t दिया हुआ है आपको वोल्टेज का एक्सप्रेशन। I equal to I naught sin omega t plus pi by 2 दिया हुआ है आपको करंट का एक्सप्रेशन। तो इसमें पूछा है द एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सर्किट। तो बहुत सिंपल है, एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एसी सर्किट, इसका फार्मूला क्या है। ये भी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, शायद लास्ट वाला टॉपिक है ये। तो पी एवरेज जो है ना, तो हम लोग जो एवरेज पावर निकालते हैं ना अल्टरनेटिंग सर्किट में, इसका फार्मूला आपका ऐसा P इक्वल टू E RMS, मतलब वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू लेना है आपको, E RMS I RMS cos phi। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसा है। तो इसमें E RMS मतलब है, E RMS को आपको मालूम है वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, I RMS करंट का आरएमएस वैल्यू। तो फाई है, फाई मतलब क्या है, करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस। तो फाई डिनोट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ एन एसी सर्किट। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, साइन के बाद में जो है ना उसको फेज बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो दोनों का बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाई 2 होगा ना। एक में होगा करंट का ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वोल्टेज का है ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाई का वैल्यू पाई बाई 2 बता दीजिए। तो cos पाई बाई 2 cos 90, आंसर होगा 0। ठीक है, आसान से हो गया ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, ऑप्शन डी में 0 है, देखिए आप लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी हम लोग 20 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 वाला क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, will experience a maximum force when it is। तो एक करंट कैरिंग वायर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये कब मैक्सिमम फोर्स फील करेगा। तो करंट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का क्वेश्चन है। तो उसमें एक टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर का लेंथ है L, उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है और वो B मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होगा ऐसा ILB sin थीटा। तो ये तो स्केलर फॉर्मूला हो गया। अब अगर आप लोग फैक्टर में लिखना है तो I F फैक्टर इक्वल टू I L फैक्टर प्लस B फैक्टर। हम लोग स्केलर में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू मतलब यहाँ पे बोला है कि मतलब मैक्सिमम को होगा, F का वैल्यू मैक्सिमम का होगा। F का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू 90 पर होना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू 90 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 90 होगा, then F equal to F maximum, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका 20 का जो है ना, 20 का आंसर क्या होगा आपका, 20 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए 20 में होगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट 20 में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो 20 हो गया। अभी हम लोग 21 करते हैं, सब पढ़ लेते हैं 21। तो 21 में क्या दिया हुआ है, द वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर एंड इंडक्टर एंड द कैपेसिटर
connected in series to an AC source are 20 volt, 15 volt and 30 volt respectively. The resultant voltage in the circuit. तो बोले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे R भी है, L भी है एंड C भी है, तो उसको उस तीनों उस RLC मतलब LC सर्किट है ये, तो उसके तीनों का उस L के अक्रॉस में वोल्टेज दिया हुआ है, R के भी दिया हुआ है, C के अक्रॉस में भी दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए बोला है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है, LC सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल है। जैसे कि आपका इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला V नेट, तो V का रिजल्टेंट नेट वैल्यू और रिजल्टेंट वैल्यू सेम ही है, तो V का नेट क्या होगा, तो पहले इंपीडेंस में क्या था R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होगा VR² होगा प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर होगा, सेम टाइप का फॉर्मूला है ना, क्योंकि तो ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे RLC तीनों के बीच में फेज डिफरेंस है, इसलिए वोल्टेज को हम लोग, अगर ये सीरीज कनेक्शन है लेकिन हम लोग वोल्टेज को डायरेक्टली एल्जेब्रिक समेशन नहीं कर सकते क्योंकि फेज डिफरेंस है, इसलिए फॉर्मूला कुछ ऐसा टाइप का होगा। अगर फेज डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता, V नेट इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC होता डायरेक्टली। ओके, तो ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका। तो VR का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है सबका वैल्यू, VR पुट करिए, VL पुट करिए, VC पुट करिए, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर दिस मच। तो यहाँ पे ऑप्शन 25 वोल्ट होगा आफ्टर कैलकुलेशन, तो होगा ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया 21 क्वेश्चन कर लिया हम लोग, अभी 22 कर लेते हैं। 22 में क्या दिया हुआ है, 22 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, in a DC circuit है, the direction of current inside the battery and outside the battery respectively। तो एक DC सर्किट है, ऐसा है, बैटरी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या माना, एक यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, हाँ, करंट इनसाइड द बैटरी कैसा है और आउटसाइड द बैटरी क्या होगा। तो देखिए करंट कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव से नहीं लेके नेगेटिव तक आता है ना, तो इसका डायरेक्शन होगा, तो आउटसाइड में ये होगा, लेकिन इनसाइड में क्या होगा, पॉजिटिव से आके नेगेटिव में घुस गया, फिर नेगेटिव से अंदर में पॉजिटिव में घुसेगा, तो आंसर क्या होगा, आउटसाइड, इन द आउटसाइड सर्किट it is from positive to negative, okay, and in the inside it is from negative to positive। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए आप लोग ऑप्शन सी में क्या दिया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पहले आपको कौन सा पूछा है, इनसाइड द बैटरी पूछा है पहले, ठीक है, ये भी ध्यान करना है कि पहले कौन सा है, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है ना। तो इनसाइड द बैटरी क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 23 वाला कर लेते हैं अभी। तो 23 में क्या हुआ देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज टू q एट द डिस्टेंस r इज e। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज की कितना है, ट्वाइस q चार्ज है, इस ट्वाइस q चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, e है, ठीक है। Then the magnitude of electric field, अगर ये ऐसा होता है, then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r, of radius sphere है, uniformly charged thin spherical shell है, radius उसका r है, with total charge q at the distance r/2। तो r/2 डिस्टेंस में कितना होगा, तो यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है, स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आपको जो निकालना है ना पॉइंट, जहां पे भी मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में होगा, क्योंकि आपको कंडीशन देखिए क्या है, r स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल आर ना, वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस, ओके। तो बाहर में कुछ पॉइंट मान लीजिए सपोज ये r है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर ट्वाइस q के लिए e है तो इसके लिए क्या कितना होगा, तो हम लोग ये कैसे करेंगे, ये तो पहला ताप नहीं है, पहले आपको क्या करना है, E इस कंडीशन से आपको E का वैल्यू निकालना है। तो E का वैल्यू कितना होगा, E इक्वल टू K, 1K मतलब 1/4 बाय एप्सिलॉन, आपको मालूम है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग K निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको K निकालना है, ठीक है, यहाँ से आप लोग E निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे करके। तो ये हम लोग का ये कंडीशन आ गया, पहले बार जो दिया हुआ है मैथमेटिकल स्टेप आ गया, ठीक है। अभी इसके लिए निकालना है, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल क्या होता है, यह तो मतलब गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 3 है, ये वहां पे आ जाएगा। तो ठीक है, मैं इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना P में, P पॉइंट में होगा ना, उसको मैं मानता हूं E डैश, ओके।
तो ई डैश इक्वल टू क्या होगा, ई डैश इक्वल टू आप लोग लिखिएगा तो के होगा के, इसमें कितना चार्ज दिया हुआ है, इसमें चार्ज दिया हुआ है क्यू, क्यू डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस में निकलना है आपको, डिवाइड बाय निकलना है r by 2, एट डिस्टेंस r by 2। ओके, तो ये वाला हम लोग r by 2 कर देते हैं, r by 2 भी बाहर में रहेगा, r भी बाहर में रहेगा, ठीक है। तो r by 2 डिस्टेंस में निकलना है, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, r by 2 पुट करेंगे, तो ये आ गया। तो ठीक है, k क्यू बाय r by 2 होल स्क्वायर आ गया। तो आप लोग यहाँ से कुछ सिंपल कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ का जो वैल्यू है ना k ट्वाइस क्यू बाय r स्क्वायर, मतलब इन k ट्वाइस क्यू बाय r स्क्वायर यहाँ पे ला दीजिए कैलकुलेशन करके। तो मतलब तो ई डैश को हम लोग ई के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन्हें नहीं करूंगा, तो अगर आप लोग करेंगे ना तो ट्वाइस ई आएगा आंसर, ठीक है, ट्वाइस ई आएगा, मतलब ई का वैल्यू ये होगा। आप लोग ये कैलकुलेशन करने के बाद तो एक्सप्रेस दिस ई डैश इन टर्म्स ऑफ ई, देन यू विल गेट द आंसर ई डैश इक्वल टू ट्वाइस ई। तो दिस विल बी द आंसर होगा, हां ये आंसर होगा, तो ट्वाइस ई होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, तो ट्वाइस ई कौन सा ऑप्शन में लाई करता है, तो ये होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहले ये कंडीशन ये लिखना है, ये लिख के जो निकालना है ना उसमें ये इस करना है, ठीक है, ये हो गया। तो 23 क्वेश्चन हम लोग कर लिया आसान से, अभी 24 कर लेते हैं। So let us discuss now 24 number question, okay, 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग पहले पढ़ेंगे। The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 0.2 Gauss। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, लेकिन यहाँ पे गॉस में दिया हुआ है। तो आप लोगों को गॉस और टेस्ला का बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। मैं ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूँ, मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट गॉस भी है, मैं ये बोल रहा हूँ। The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 0.2 Gauss। ओके, हो गया। Whereas its total magnetic field is 0.4 Gauss। The angle of dip at a place, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। कौन सा टाइप का क्वेश्चन आप लोग बोलिए, ये होगा आपका मैग्नेटिज्म एंड मेटल का। मैग्नेटिज्म एंड मेटल में एक टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो वहां पे 3 चीज है, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वहां से एंगल ऑफ डिप का जो फॉर्मूला है ना, एंगल ऑफ डिप क्या होता है उसके आप निकाल पाएंगे, आराम से क्वेश्चन है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, आपको निकालना है एंगल ऑफ डिप। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है आपका मालूम है? तो क्या होगा इसका जो होगा ना फॉर्मूला, ये होगा ऐसा, BH इक्वल टू B cos डेल्टा। मैं यहाँ पे डेल्टा को क्या रिप्रेजेंट किया, डेल्टा रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ डिप हियर। तो कोई कोई लोग इसको फाई भी लिखते हैं, कोई कोई लोग थीटा भी लिखते हैं, लेकिन लिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर आपका सही नहीं आएगा। आप सिंपल से मतलब कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से cos डेल्टा निकालना है आपको, सिंपल B H का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये मैं करने का जरूरत नहीं समझता हूँ। तो cos डेल्टा आप लोग निकालिए, cos डेल्टा इक्वल टू BH बाय B होगा। तो BH का वैल्यू आपको 0.2 है और इसका वैल्यू है 0.4, और दोनों गॉस में है, गॉस गॉस कैंसिल हो जाएगा, सेम कैटेगरी का यूनिट है। तो आफ्टर कैलकुलेशन, हाँ ठीक है, तो cos का BH का बाय B आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे बता दीजिए, आफ्टर कैलकुलेशन आपको ये 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। हाफ हो जाएगा cos डेल्टा, तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक। तो 24 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। तो ठीक है, अभी हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 25, तो 25 क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स changes from 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 0.04 सेकंड। तो यहाँ पे दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ है कितना, 7 एम्पियर पहले था, अभी 3 एम्पियर हो गया। तो करंट डिक्रीज हुआ है, घटा है, ठीक है। कितना टाइम में? 0.04 सेकंड में। The mutual inductance between the two coils is 0.5 Henry. The induced EMF in the secondary coil। तो ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक से है क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से चैप्टर में है? म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेराडेस एक्सपेरिमेंट के बाद में आता है आपका सेल्फ इंडक्शन, उसके बाद में आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन जो भी बोलो आप, वो हमेशा दो कॉइल के बीच में से होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना है आपको। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस di1/dt होगा। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होगा, इसलिए
प्राइमरी कॉइल में करंट सेंस होगा, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यही तो म्यूचुअल इंडक्शन है फॉर्मूला, यही तो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब तो भी है। तो इससे हम लोग E2 का वैल्यू निकालना है, तो आपको M का वैल्यू दिया हुआ है, M का वैल्यू आप लोग बैठा दीजिए, ठीक है। M का वैल्यू में कोई इश्यू नहीं है, मैं नहीं बैठाऊंगा, 0.5 हेनरी है, हेनरी में भी दिया हुआ है। अगर हेनरी में नहीं दिया होता तो आपको हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। कोई किसी क्वेश्चन में ये मिली हेनरी में भी दिया हुआ है, तो आपको एसआई में लेना है। हेनरी में दिया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है, सेंस करना नहीं है, ठीक है। तो di1 का वैल्यू आप लोग मालूम है, di1 कितना है बोलिए तो, di1 कितना होगा, करंट का सेंस कितना है 7 एम्पीयर से 6 एम्पीयर, तो 4 एम्पीयर हो गया। तो di1 का वैल्यू होगा 4, और आपका टाइम दिया हुआ है dt कितना टाइम है 0.04, तो 4 होगा ये 7 - 3, ये होगा 0.04। तो सब वैल्यू बता दीजिए आप लोग। वैल्यू बताने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। बाकी सब सिंपल है, आप लोग करके देखिए कैलकुलेशन। तो अभी 50 वोल्ट कौन सा ऑप्शन में है, हम लोग देखेंगे 50 वोल्ट कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। लेकिन ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा स्पीडी होना पड़ेगा, नहीं तो टाइम पेपर में टाइम नहीं होगा, टाइम शॉर्ट हो गया ना इस बार ऐसा हुआ है कि पेपर में टाइम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहा है कि टाइम का इश्यू आ गया है। क्यों इश्यू आ गया है, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट में तो आपका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में स्पीड होना पड़ेगा। और आप लोग गलत मत करिए, कैलकुलेशन स्मूथली करिए, स्पीडी करिए, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अभी 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो अभी हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग सेक्शन बी में जाएंगे। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन से सेक्शन बी चालू हुआ है, ठीक है। A square sheet of side A is lying parallel to xy plane at z equal to A। तो यहाँ पे क्या है, x square sheet है, ठीक है, उसका साइड है A is lying parallel to xy plane at z equal to A। तो x y z तीन एक्सिस मान के चलिए, यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। पहले मैं पढ़ देता हूँ। The electric field in the region is E vector equal to c z square k cap। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस रीजन में कितना, क्या इतना है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा चैप्टर में है, ये वाला तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में ना। तो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप रिमेंबर याद करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे याद करते हैं हम लोग, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर आप लोग वेक्टर में मतलब वेक्टर में आपको लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर स्केलर में लिखना है तो स्केलर में लिखने से क्या होगा, EA cos थीटा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया हुआ है, स्केलर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर थीटा दिया होता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते। तो यही है इसका प्रॉब्लम का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मतलब देयर आर 3 एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे आप लोग मानिए कि ये x है, ये z है, ये y है, मैं ऐसे मान लिया। आप लोग इसको y मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, ओके। तो यहाँ पे z xy प्लेन के पैरेलल है एक प्लेन, xy तो प्लेन ये हो गया, इसका पैरेलल होगा, उसका पैरेलल प्लेन हम लोग मान लेंगे, तो ये पैरेलल होगा उसका, ठीक है। इसका पैरेलल हो, इस xy प्लेन का पैरेलल तो ऐसा होगा, तो ये मतलब ये होगा, ये प्लेन, ये z एक्सिस है, कितना डिस्टेंस में है उस सेंटर से at z equal to a, ठीक है। तो डिस्टेंस से आपका a डिस्टेंस में है, ठीक है। और ऊपर से उसका साइड कितना है, स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है a, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, तो स्क्वायर है a, इसका स्क्वायर का साइज कितना है आपका, बाहु मतलब साइड का लेंथ कितना है a है। हम लोग वहां से एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है वो तो क्लास 6-7 में मालूम होना पड़ रहा है। a इक्वल टू s स्क्वायर है, हाँ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, तो s स्क्वायर होता है। तो ठीक है, हम लोग एरिया को ऐसे लिख लिया, तो एरिया तो स्केलर फॉर्म में है, लेकिन इन फिजिक्स एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग एरिया को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है जो, तो एरिया को वेक्टर में लिखना होगा। क्यों, यहाँ पे e वेक्टर है, a तो वेक्टर में है ना, तो a को वेक्टर में ही मतलब सेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग एरिया को वेक्टर में लिखने से क्या होगा, ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, जो भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर में 2 पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने स्क्वायर, अब इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ना, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा।
तो ये सरफेस आपका कौन सा प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? सिंपल है, जेड होगा। जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन, प्लेन में जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा? जेड होगा। तो जेड होने से जेड के यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। तो हम लोग एरिया को वेक्टर में कन्वर्ट कर लिए। तो अभी आप लोग ये फॉर्मूला यूज करिए, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए यूज करिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा। तो ई का वैल्यू, ई का आपको ई का दिया हुआ है, ई दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? ई आपको ई दिया हुआ है सी जेड स्क्वायर के कैप, सी जेड स्क्वायर के कैप, ए दिया हुआ है ए स्क्वायर के कैप 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, सी जेड स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना वेक्टर में कितना दिया हुआ है? सी जेड स्क्वायर के कैप में लिख देता हूँ। तो ये दोनों आप लोग डॉट करिए, तो सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो, तो यहाँ पे कंडीशन है, जेड का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस में है प्लेन ए, तो जेड का वैल्यू ए बेहतर है, जेड का वैल्यू अगर ए बेहतर है ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका सी ए टू द पावर 4। तो सी ए टू द पावर 4 कौन सा ऑप्शन में है? तो सी ए टू द पावर 4 आपका ऑप्शन में है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हो गया। तो 26 क्वेश्चन हम लोग आसान से सॉल्व कर लिए। अभी हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 3 surfaces Q minus Q and Q naught are placed as shown in the figure। तो फिगर में दिया हुआ आपका 3 surfaces है, तो फिगर पे ड्रा कर देता हूँ ग्राफिक। तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका Q naught है, ठीक है, ये आपका होगा मतलब माइनस Q यहाँ पे है, माइनस Q। तो ये डिस्टेंस है आपका A, ये है Q, तो ये डिस्टेंस भी है A। तो ये x है, ये है y। तो 3 सर्च है, ऐसे है जो जैसे दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द सर्च Q नॉट एट पॉइंट O। तो O पॉइंट में जो Q नॉट सर्च है ना, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा ये निकालना है। तो कैसे सिंपल है, Q नॉट के ऊपर ये दोनों सर्च फोर्स अप्लाई करेगा, Q भी अप्लाई करेगा, माइनस Q भी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो Q अप्लाई करेगा इसके ऊपर, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो Q यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा ना, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसलिए इसको रिपेल करेगा, तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। तो ये इसको कैसे डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? माइनस है, प्लस है, तो कैसे जाएगा? तो फोर्स कैसे हो गया? फोर्स ऐसे हो गया। हां, इस दोनों का बीच में रिजल्ट निकालना है, फैक्टर यूज करके, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर यूज करेंगे और उस दोनों का बीच में रिजल्ट निकालेंगे। तो उसका क्या होगा? उसका जो आंसर क्या होगा अभी? तो एफ नेट हम लोग ठीक है, हम लोग पहले अब ये वाला मैंने मान लिया F1 है सब कुछ, ये वाला मान लिया मैंने F2 है। तो यहाँ पे F1 और F2 का वैल्यू सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू Q नॉट Q। तो F1 जितना होगा F2 भी इतना ही होगा, कितना होगा? K Q नॉट अपन A स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। अभी नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले यूज करेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करेंगे ना, तो F1 और F2 दोनों बराबर है, तो हम लोग F2 के जगह पे F1 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? √2 F1 होगा आंसर, ठीक है। तो F1 का वैल्यू बता दीजिए, तो क्या होगा? √2 K Q नॉट अपन स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो ये होने से ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका होगा ये ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यही हो गया, ठीक है,
ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 27। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, ओके 20 डिस्कस करेंगे अभी। तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, A plus 3.0 nanocoulomb charge Q is initially at rest at a distance of R1 equal to 10 centimeter from a plus 5.0 nanocoulomb charge Q fixed at the origin। तो 5 nanocoulomb charge Q उसको हम लोग origin मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा कुछ, तो ये है ना, ये आपका 5 nanocoulomb है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग origin, ओके ऐसा है। तो उसके कितना डिस्टेंस में है, उसके उससे इस साइड से ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर में है। तो ये मतलब डिस्टेंस मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक साइड से उस साइड का वैल्यू कितना है, Q इक्वल टू +3 नैनोकूलम्ब। द चार्ज Q is moved away from Q। द चार्ज कैपिटल Q is moved away from small q। ये वाला हम लोग स्मॉल q मान लेते हैं। स्मॉल q क्या हुआ है, टू ए न्यू पोजीशन एट r2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड। तो इस चार्ज को दूर लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। कितना दूर लेके जाएंगे, इतना दूर लेके जाएंगे कि ताकि स्मॉल q से उसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो। अल्टीमेटली कितना लेना है, देखो 10 सेंटीमीटर पहले से है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर लेके जाएंगे यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके। तो हम लोग एक दूसरा पोजीशन में ले गया, तो उसका हम लोग वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन ये तो मतलब कौन सा टॉपिक से होगा, ये तो मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सा चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, वह उस टॉपिक से कनेक्शन है ये। तो मैं ठीक है, मैं कर देता हूं, आपको लिख देता हूं। ए पॉइंट ए मान लिया, बी पॉइंट। तो आपको क्या करना है, पहले ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यू ए। तो यू ए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला है आपका k q1 q2 by r। तो यहाँ पे क्या होगा, k का वैल्यू k तो है ही, तो स्मॉल q कैपिटल Q by r होगा, ठीक है। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना है, स्मॉल q का वैल्यू 5 नैनोकूलम्ब। नैनोकूलम्ब को कूलम्ब में कन्वर्ट करना है, इसका है 3 नैनोकूलम्ब, इसको भी कूलम्ब में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करिए, 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 15k। k मतलब 1/4 अभी लिखने का जरूरत नहीं है, बाद में लिखने से भी होगा, ठीक है। तो 15k into 10⁻⁻17 होगा ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपको बी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ऐसे सेम फार्मूला। तो बी पॉइंट में क्या चेंज होगा, ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे बी पॉइंट में, डिस्टेंस होगा आपका 15 होगा, 15 क्योंकि 10 + 5 15 होगा। तो 15 को 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, उसके बाद कैलकुलेशन करने से आपको मिलेगा k × 10⁻⁻16, ओके। तो ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, बी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, और फिर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होगा, इस पॉइंट से बाहर गया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट में ज्यादा है, बी पॉइंट में कम हो गया, तो UA माइनस UB होगा। तो UA माइनस UB करिए, वो करने के बाद के इससे माइनस करिए, k का वैल्यू बता दीजिए। k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 1/4 मतलब क्या है, 9 × 10⁻⁹। तो k का वैल्यू बताने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4.5 × 10⁻⁻7 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, 4.5 × 10⁻⁻7 जूल कौन सा ऑप्शन में है। तो 4.5 × 10⁻⁻7 जूल ऑप्शन नंबर डी में भी है, सी में भी है, लेकिन एक में है नेगेटिव, एक में है पॉजिटिव। तो ये कौन सा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आंसर होगा यहाँ पे पॉजिटिव, और तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। क्यों, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, देखिए वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वर्क डन हम करते तो ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो ये वर्क डन फील्ड की तरफ से है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव लेना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। क्योंकि 4.5 यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो ठीक है। ये वाला 20 क्वेश्चन भी हो गया, हम कर लिए। तो ये आपको इस क्वेश्चन में यही लिखना है कि इसको यू पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो मालूम होना ही है, ये तो मतलब हो गया।
होना ही है। उसके बाद ओकडेन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होना होगा वो भी मालूम होना पड़ेगा। ओकडेन बाय द फील्ड निकालना है ना, हमेशा मतलब याद करिए, अगर ओकडेन बाय द फील्ड निकालना है आपको तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओकडेन बाय द फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 28 क्वेश्चन इज ओवर। तो नाउ वी विल डिस्कस 29 नंबर क्वेश्चन, ओके। A car battery, 29 number question. A car battery is charged by a 12-volt supply, and the energy stored in it is 7.20 into 10 to the power 5 joule. The charge passed through the battery. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Car battery is charged by a 12-volt supply. तो वोल्टेज दिया हुआ है 12. एनर्जी stored, एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी 7.20 into 10 to the power 5. ये वोल्ट में है, ऐसे में है, कन्वर्ट करना नहीं है, जो जैसे है ऐसे रखिए। The charge passed through the battery, अभी चार्ज और बैटरी से कितना चार्ज पास हुआ है वो आपको निकालना है। तो क्यू निकालना है। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, मतलब इन तीनों के बीच में कनेक्शन है? कौन सा फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। तो एनर्जी भी Q, तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे W इक्वल टू क्यू भी, ओके। W इक्वल टू क्यू भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ होता तो हम लोग क्या करते, E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, मतलब तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बैटरी दिया हुआ है ना, तो हम लोग W इक्वल टू क्यू यूज करेंगे। तो लेकिन W तो यहाँ पे नहीं है, पर एनर्जी एंड ऑक्टेन आर इक्विवेलेंट टर्म। एनर्जी को हम लोग ऑक्टेन भी बोल सकते हैं और ऑक्टेन को एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आप लोग को Q निकालना है। Q इक्वल टू कितना होगा, W/P। W मतलब E है, एनर्जी और ऑक्टेन आर सेम। तो यहाँ पे W का वैल्यू बता दीजिए, P का वैल्यू बता दीजिए। तो दोनों बताने के बाद W आपका आंसर आ जाएगा, W/P जो है ना, तो आंसर आ जाएगा 6 into 10 to the power 4 कूलम। 6 into 10 to the power 4 ये होगा। तो 6 into 10 to the power 4 कूलम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 into 10 to the power 4 कूलम। Now question number 30, okay. A straight conducting rod of length L and mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B. तो क्या है, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, ऐसा रॉड को सस्पेंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रॉड का मास है M, लेंथ है L, ठीक है। To remove the tension in the supporting strings, the magnitude of the current। तो यहाँ पे जो मतलब स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के सपोर्ट में ये चीज है, with the support of string, ओके। तो यहाँ पर टेंशन होगा, तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन। तो यहाँ पे जो है ना, ये मतलब ऑब्जेक्ट है, रॉड है, तो रॉड को ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, लेकिन रॉड तो गिरा नहीं नीचे में, तो इसका मतलब ऊपर में भी कोई फोर्स है। तो ऊपर में जो फोर्स है वो ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स 0 है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन होगा ऐसा, टेंशन फोर्स, ओके। तो अगर हम लोग अगर टेंशन फोर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसका करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट। तो करंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मतलब हम लोग क्या मानेंगे, दो फोर्स है, ठीक है। एक फोर्स है ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है यहाँ पे, F इक्वल टू mg है, ठीक है, F इक्वल टू mg है। मगर F इक्वल टू mg है, तो F इक्वल टू mg ग्रेविटी की वजह से है,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक फोर्स आएगा, तो वो क्या होगा, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे I लिखेंगे, L लिखेंगे, B लिखेंगे, ओके, आई एल बी, ओके। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लैंड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लैंड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। F इक्वल टू आई एल बी, तो आई एल बी इक्वल टू कितना होगा, आई एल बी इक्वल टू होगा आपका mg, तो आई एल बी इक्वल टू mg होगा, यहाँ से आई निकालिए, आई इक्वल टू कितना होगा mg बाई एल। तो टेंशन की जगह में इस फोर्स आ जाएगा, इस फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग टेंशन को रिमूव करेंगे तो इस फोर्स आ जाएगा, तो इस फोर्स के लिए करंट का वैल्यू कितना है, कितना, आई इक्वल टू mg बाई एल। तो आई इक्वल टू बाई mg बाई एल भी है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी। तो अभी 31 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। A constant current is flowing, a constant current is flowing, a constant current is flowing through a solenoid. An iron rod is inserted in the solenoid along its axis. Which of the following quantities will not increase? तो solenoid के अंदर से constant current जा रहा है, ठीक है, ये solenoid है, तो I का वैल्यू फिक्स है, constant है। आयरन रॉड, तो यहाँ पे एक आयरन रॉड भी है, आयरन रॉड। Which of the following quantities will not increase? तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑप्शन है नंबर ए में, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर यहाँ पे इंक्रीज होगा कि नहीं होगा पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड सेंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेंस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है, ये तो मतलब ये वाला क्वेश्चन उस टॉपिक से है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट N I। तो अगर यहाँ पे आप लोग आयरन का रॉड डालेंगे ना, यहाँ पे अगर आयरन का रॉड होगा तो म्यू के इस वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस वैल्यू की वजह से B भी चेंज होगा। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, विल नॉट इंक्रीज पूछा है, विल नॉट इंक्रीज, कौन सा सेंस नहीं होगा और इंक्रीज नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेंस होगा, जाहिर सी बात है, अगर बी सेंस होगा ना तो फ्लक्स सेंस होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए cos थीटा, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो बी भी नहीं होता। नंबर सी है द रेट ऑफ हीटिंग, ठीक है। नंबर डी है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी सेंस होगा, क्यों, सेल्फ इंडक्टेंस एल जो है ना वो म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, एल डिपेंड्स अपॉन परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी। कि ऑप्शन सी क्यों करेक्ट होगा, बिकॉज जो रेट ऑफ हीटिंग है ना, रेट ऑफ हीटिंग वो सिर्फ करंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अंदर यहाँ पे आप लोग रॉड रखेंगे ना तो इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रॉड रखने से सिर्फ परमिएबिलिटी सेंस होगा, करंट सेंस नहीं होगा ना। तो नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज इट रेट ऑफ हीटिंग डिपेंड्स अपॉन करंट सेंट बाय द एक्सटर्नल बैटरी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, यही इसका रीजन है, ठीक है। तो हम लोग 31 क्वेश्चन कर लिए, अभी 32 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। A circuit is connected to an AC source of variable frequency. As the frequency of the source is increased, the current first increases and then decreases. Which of the following combinations of elements is likely to compress the circuit? तो पहले क्या दिया हुआ है, मतलब AC source of variable frequency, तो फ्रीक्वेंसी सेंस हो रहा है, तो पहले फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो करंट फास्ट इंक्रीज हुआ है, तो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ लिखिए, करंट इंक्रीज होगा इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ओके, तो पहला ग्राफ ऐसा होगा, एंड देन डिक्रीजेस, तो मतलब ग्राफ ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी पहले इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ,
अप टू दिस, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ कहाँ पे मिलता है हम लोग को? जो ये ग्राफ है ना आई एंड एफ के बीच में जो ग्राफ है वो मिलेगा एलसी सर्किट में मिलता है। तो सिंपल बात है, एलसी सर्किट में जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इफेक्ट, तो इसमें रेजोनेंस में हम लोग पढ़ा था, मतलब ग्राफ ऐसा होता है, उस ग्राफ से हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालते हैं, कितना शार्प होता है ग्राफ। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका एल सी एन आर, तो यही एलिमेंट होगा एल सी एन आर में सही है, ठीक है। 32 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू 33। ओके, 33 में क्या दिया हुआ है? इफ एन ई ताउ एन एम have that usual meaning, small n number of, small n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, ताउ रिलैक्सेशन टाइम, एंड एम मतलब मास है, have that usual meaning, then the resistance of a wire of length L and cross sectional area A is given by। तो रेजिस्टेंस निकालना है, एक वायर है उसका लेंथ है L, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना उसका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो हम लोग डेरिवेशन पढ़ा था ना। तो रेजिस्टेंस मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया एल के ऊपर में, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर में कैसे डिपेंड करता है। तो मैं जस्ट बोल देता हूँ R इक्वल टू V बाई I, आप लोग लिख लीजिए, मतलब मैं डेरिवेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो V के जगह में क्या लिख सकते हैं? V के जगह में EL लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, V इक्वल टू EL। तो I के जगह पे क्या लिख सकते हैं? NEAVD लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो I इक्वल टू NEAVD, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ से इस करने के बाद VD के जगह में आप लोग क्या बैठेंगे? NEA, VD मतलब क्या है? E ताउ बाई M। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आफ्टर कैलकुलेशन, अगर आप लोग ये कैलकुलेशन करेंगे ना, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ml बाई n स्क्वायर a ताउ, ml बाई n स्क्वायर a ताउ। तो ml बाई n स्क्वायर a ताउ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ml बाई n स्क्वायर a ताउ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। आई का भी आपको जस्ट मतलब इसको रिलेशन मालूम होना पड़ेगा। आई की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, आई ये है, ठीक है। V के जगह में क्या लिखेंगे? VD का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा है, सब कुछ मालूम होना पड़ेगा इक्वेशन करने के लिए, ठीक है। 33 क्वेश्चन इज ओवर। नाउ मूव ऑन टू 34। ओके, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है दिया हुआ है, पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन 34। A proton and an alpha particle move in circular orbits in a uniform magnetic field। तो प्रोटॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन भी, अल्फा पार्टिकल भी घूम रहा है, ठीक है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दोनों घूम रहा है। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। तो इस उन दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, v1:v2 दिया हुआ है 9:4। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो रेशियो निकालना है रेडियस के। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा सर्कुलर पाथ में, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है वो तो मालूम है, R इक्वल टू क्या होता है? mv बाई uv, ठीक है। तो हम लोग इसका इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग मतलब यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, पहले rp रेशियो निकालना। तो rp बाई r अल्फा, ठीक है। rp मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस क्या होगा? rp की जगह में आप लोग m1v1, mv बाई v2 मतलब क्या होगा? m मान लिया इसको mpv, m1v1 बाई bq1, ठीक है। b तो एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरा नहीं है। इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा? m2v2 बाई bq2, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जगह में हम लोग 1 2 नहीं लिखा, क्योंकि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए एक ही मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट नहीं है, इसलिए हम लोग b लिखा। तो आप लोग ये वाला सॉल्व करिए। उसके बाद यहाँ पे मेन ट्रिक्स क्या होगा? v1 बाई v2 दिया हुआ है, ठीक है। v1 बाई v2 दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे मास क्या होगा? तो मास मालूम होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस। अगर प्रोटॉन का मास होगा m, तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा आपका 4m, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इज 4 times heavier than
प्रोटॉन। ओके, तो ये तो मतलब फॉर्मूला से आ गया क्योंकि इसका मास नंबर है 4, इसलिए 4m होगा। अल्फा पर प्रोटॉन का मास है m, अल्फा का 4m। तो आपको क्या करिए, प्रोटॉन का मास हम लोग m1 मान ले, इसमें क्या मानेंगे m2 का वैल्यू क्या होगा 4m1। ये वाला करिए, दोनों का रिलेशन, एक का मास है m, एक का 4m, m1 by m2 मिल गया आपको, मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q1 by Q2, तो Q1 by Q2 निकालना है। Q1 by Q2 क्या कैसे निकालेंगे, Q1 by Q2, तो अगर प्रोटॉन का चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन का चार्ज होगा Q, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, तो SQ होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। तो इससे भी आप लोग बोल पाएंगे कि मतलब एक का वैल्यू होगा Q, एक का तो SQ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q2 का वैल्यू, Q2 है ना, Q2 का वैल्यू होगा SQ और Q1 के वैल्यू होगा आपका Q। ठीक है, ये कर लीजिए। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये वाला सब करिए आप लोग। V1 का V1 by V2 दिया हुआ है, 9:4 दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ना 9/8 आएगा। तो 9/8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको। आपको सिर्फ यही मालूम होना पड़ेगा कि इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है, ये तो मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म सब में है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल का मास का एंड चार्ज का प्रोटॉन का चार्ज एंड मास के साथ क्या रिलेशन है, ये इस कांसेप्ट का आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 35 क्वेश्चन अभी 35 करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, a coil of area 100 centimeter square is kept at an angle of 30 degree with a magnetic field of 10 to the power -1 टेस्ला। कॉइल है, कॉइल का एरिया दिया हुआ है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10 to the power -4 सेकंड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड था 10 to the power -1 टेस्ला, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम में, 10 to the power -4 सेकंड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंस हुआ। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या है, E इक्वल टू -dφ/dt। ठीक है, इसका मतलब माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस तो लेंस लग के वजह से आता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे dφ निकालना है आपको, तो dφ आप लोग कैसे निकालेंगे, dφ मतलब चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स किसके लिए सेंस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के घटने से सेंस हो रहा है। तो फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स निकाले, पहले φ1 निकाले, φ1 कितना होगा v1a cos थीटा। ठीक है, v1a cos थीटा, और φ2 का वैल्यू कितना होगा v2a cos थीटा होगा। यहाँ पे तो एरिया सेंस नहीं हुआ, लेकिन φ2 का वैल्यू 0 होगा, क्यों, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना सेकंड कंडीशन में, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कुछ था, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया, तो सेंस कितना होगा, सेंस होगा आपका φ2 -φ1। तो अब सीधा सा v1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power -1, v1 का वैल्यू बता दीजिए, a का वैल्यू दिया हुआ है, तो a का वैल्यू सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में लेना है, थीटा का वैल्यू 30 है। तो ये वाला आप लोग कैलकुलेशन से आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा dφ मतलब क्या होगा φ2 -φ1, तो उस वैल्यू को यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा dt मतलब क्या है, टाइम। तो कितना टाइम है यहाँ पे, टाइम तो दिया हुआ है आपको, टाइम मतलब 10 to the power -4 दिया हुआ है, शायद टाइम दिया हुआ है, हाँ 10 to the power -4, तो dt के जगह में 10 to the power -4 बैठा दीजिए। तो ये दोनों बैठाने के बाद ना आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 5√3। ओके, 5√3 फोल्ड हुआ है क्योंकि ये मैं, तो 5√3 कौन सा ऑप्शन पे है, 5√3 ऑप्शन में है आपका, ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, 5√3 ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो हम लोग 35 क्वेश्चन कर लिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 36। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस 36 नंबर क्वेश्चन। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, A15 ohm resistor and 80 millihenry inductor and a capacitor of capacitance C are connected in series with a 50 Hz AC source। तो R दिया हुआ है, L दिया हुआ है एंड C दिया हुआ है, वो तीनों को कनेक्शन किया किसमें, सीरीज में, मतलब ये L शेयर बन गया, L है, C है, R है, 50 Hz AC सोर्स के साथ। ओके, if the source voltage and the current in the circuit are in phase, हाँ ये मतलब L से सर्किट बन गया
if the source voltage and current in the circuit are in phase then the value of capacitance is हाँ इसमें C का वैल्यू निकालना है आपको C का वैल्यू निकालना है तो C का वैल्यू नहीं दिया हुआ है बाकी R का वैल्यू दिया हुआ है L का वैल्यू दिया हुआ है C का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इस कंडीशन में क्वेश्चन में बेसिक ट्रिक्स क्या है देखिए सोर्स वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज तो अगर वोल्टेज और करंट फेज में रहता है तो ठीक है तो उसका मतलब फाई का वैल्यू कितना होगा फाई का वैल्यू तो जीरो होगा ना फेज डिफरेंस दोनों का करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है तो फाई का वैल्यू जीरो होगा तो फाई का वैल्यू जीरो होने से इसका मतलब क्या है ये तो मतलब रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं ना तो फाई का वैल्यू जीरो है मतलब क्या है रेजोनेंस कंडीशन मतलब क्या है XL इक्वल टू XC ठीक है तो XL इक्वल टू XC कंडीशन में सर्किट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है उसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो F इक्वल टू कितना होता है 1/2 पाई ओवर L बाय C तो ये होगा तो इससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं C का वैल्यू निकाल सकते हैं F का वैल्यू दिया हुआ है F का वैल्यू दिया हुआ है F का वैल्यू कितना है आपका F का वैल्यू आपका 50 F का वैल्यू दिया हुआ है L का वैल्यू दिया हुआ है C का वैल्यू निकालना पाई तो कांस्टेंट है 3.1 पड़ा जाएगा तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद C का वैल्यू आपका आएगा 0.0001 फेराड में इतना आता है आफ्टर कैलकुलेशन ओके तो लेकिन यहाँ पे एक्सिस में बोलूं L का जो वैल्यू है ना आपका F तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है ठीक है इसका कोई इशू नहीं है SI में है L का वैल्यू मिली हेनरी में दिया हुआ है उसको आपको हेनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा L का वैल्यू है 80 मिली हेनरी तो मिली हेनरी का हेनरी में कितना होगा 80 × 10⁻³ हेनरी ओके तो आंसर आता है फेराड में ये आएगा आपको ये सब चीज SI में लेना है फिर SI में आएगा लेकिन ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में आपका फेराड में नहीं है माइक्रो में है तो माइक्रो इसको फेराड को माइक्रो में कन्वर्ट करना होगा तो 1 फेराड को माइक्रो में कन्वर्ट करने से कितना होगा 10⁻6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 फेराड इक्वल टू तो इस फेराड को तो इसके साथ 10⁻6 मल्टीप्लाई करिए 10⁻6 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 100 माइक्रोफैराड तो फेराड को माइक्रोफैराड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो 100 माइक्रोफैराड कौन से ऑप्शन में है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट अगर फेराड में दिया हुआ होता तो आंसर यही होता ठीक है 36 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया अभी हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन Four objects W, X, Y, and Z, each with charge plus Q, are held fixed at 4 points of a square of side D, as shown in the figure. Objects X and Z are on the midpoints of the sides of the square. The electrostatic force exerted by the object W on object X is F. Then the magnitude of the force exerted by the object W on Z. यहाँ पे फिगर भेगा अपन फिगर कर लेते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा ठीक है यहाँ पे कैसा फिगर है सारा ऑब्जेक्ट ये है W है ये है X है और ये है आपका Y है और ये है Z तो इस साइड कितना है साइड D है तो ये W X Y Z मान यहाँ पे अभी कितना चार्ज दिया हुआ है चार्ज तो चार्ज कितना है यहाँ पे चार्ज आपका प्लस Q है यहाँ पे भी प्लस Q यहाँ पे भी प्लस Q यहाँ पे भी आपका प्लस Q ठीक है तो अभी आपको क्या निकालना है फोर्स ऑन Z बाई W इस Z चार्ज के ऊपर W चार्ज में W में जो चार्ज है ना वो चार्ज ने Z के ऊपर चार्ज को कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो आपको निकालना है ठीक है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन Z हाँ फोर्स ऑन Z बाय W ये निकालना है तो इसमें क्या करेंगे तो पहले ये वाला डिस्टेंस को मालूम होना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितना है ये हम लोग मान लेते हैं R
ठीक है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, k q1 q2 by r स्क्वायर। तो q1 कितना है, q है, ये भी q है, तो q into q स्क्वायर हो गया q1 q2 by r स्क्वायर। तो हम लोग डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अभी r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और r को निकालना है, ठीक है। अभी r को हम लोग क्या लिखेंगे, r डिस्टेंस को, ये तो ये कहाँ पे है, ये जो है ना, ये जो x चार्ज है ना, x तो d/2 डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट पे है ना, ये z के मिड पॉइंट पे है d/2। तो ये d/2 है, ये भी d/2 है, ये है d, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन पाइथागोरस का फॉर्मूला लेके हम लोग r स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसमें r स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, r स्क्वायर इक्वल d स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर होगा, ऐसा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे आपका r का वैल्यू आ जाएगा 5d²/4 हो गया, 5d²/4। तो r का वैल्यू बता दीजिए 5d²/4, ओके। तो k q² 5d²/4 हो जाएगा इसका। अभी फोर्स ऑन x बाय w, x में जो चार्ज है ना उसके ऊपर w ने फोर्स अप्लाई कितना करेगा, इसका ऊपर क्या हुआ है f, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो x, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे k x, तो k q है ना यहाँ पे, तो q स्क्वायर होगा q into q स्क्वायर बाय डिस्टेंस, इसका मतलब है d/2, तो d/2 होल स्क्वायर इक्वल टू f। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, एक कंडीशन दिया हुआ है। अभी आप लोग एक काम करिए, ये जो है ना k q² बाय d/2 होल स्क्वायर यहाँ पे लाइए। तो ये वाला को यह मतलब ऐसे, ये वाला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 k q² बाय d/2 होल स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ गया। तो अभी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे इस टर्म है ना, इसके जगह पे हम लोग f लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा f/4। तो इन टर्म्स ऑफ f आपको आंसर निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है कि अगर x के ऊपर w, अगर मतलब fxw इक्वल टू f है, तो fzw कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको f में आंसर को एक्सप्रेस करना है। तो आंसर कितना होगा अभी यहाँ पे f/5। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी ये पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये वाला हो गया 37 क्वेश्चन हम लोग आपसे करेंगे। ऐसे कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये वाला टॉपिक से है। 37 हो गया, ओके। अभी हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 38 वाला क्वेश्चन क्या हुआ है, now since this line passes through this point, just the probability ये वाला point लाइन में किसका है, मतलब अगर इस पॉइंट को हम 30 two sources of equal EMF are connected in series। मतलब दो सोर्स है, उस दोनों का EMF सेम है और सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, ओके। दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो दो मतलब सेल है, उसका EMF दोनों का इक्वल है, उन दोनों को पहले सीरीज में कनेक्शन था, उसके फिर उस कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्शन किया, ओके। तो पे तीन चीज है, दो सेल है EMF का, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ओके। तो अभी क्या करेंगे, The internal resistance of two sources are R1 and R2। तो दोनों सेल है ना, उन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, R1 and R2। R2 greater than R1, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस एक से ज्यादा है। If the potential difference across the source of internal resistance R2 is 0, then R equals to, तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हम लोग फिगर कर लेते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका दो सेल है, ठीक है, दो सेल है, दोनों सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्शन दिया, एक का नेगेटिव के साथ एक का पॉजिटिव। इसका EMF है E, इसका EMF है E मान लिया मैंने, हाँ, दोनों का सेम है EMF। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया R1, इसका मान लिया R2, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन किया। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वो है R1 and R2 denote internal resistance of cell 1 and cell 2 respectively, ओके। तो आपको ये निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लोग यहाँ पे आपको क्या कंडीशन दिया हुआ है कि R2 के बीच में ना VR2, तो जो VR2 है ये है 0, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। ओके, द इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0, R2 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 0 होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर होगा तो कैपिटल R कितना होगा, तो ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो VR2, तो V के साथ E का क्या रिलेशन है, हाँ, तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 DC सेल, तो एक रिलेशन है ना, तो हम लोग को मालूम है ये क्या होगा, E माइनस IR2 होगा फॉर्मूला, क्योंकि E इक्वल टू V प्लस IR होता है, ये फॉर्मूला है कार्ड इलेक्ट्रिसिटी में है, हाँ, सेल्स EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो टॉपिक है ना उसके अंदर में ही आता है, ठीक है। तो VR2 इक्वल टू E माइनस IR2, कि E क्यों होगा कि इसकी सेकंड सेल का EMF कितना है, E है, ओके, E माइनस IR2, तो करंट एक ही जाएगा ना, करंट का तो कोई I1 I2 नहीं होगा क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे E तो नहीं लिखा, I तो नहीं लिखा, ठीक है, कारण इससे होगा इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या पहले तो I निकालना है हमको, तो I सर्किट से I निकाल, क्या होगा I का वैल्यू कितना होता है, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF कितना है, E है दोनों सीरीज में है, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना, 3 रेजिस्टेंस है, R प्लस R1 प्लस R2 दिया जाएगा I का वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे बैठा लीजिए, E माइनस I का वैल्यू यहाँ पे बैठा लीजिए, ट्वाइस C माइनस R प्लस R1 प्लस R2 बैठा लीजिए। बैठाने के बाद आप सॉल्व करिए, तो नाउ सॉल्व फॉर कैपिटल R, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करिए, इस साइड को यहाँ पे ले जाइए, E कैंसिल करिए, फिर आपको कैपिटल R निकालना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट कैपिटल R is equal to this much, okay, R equal to small r2 minus small r1। तो ये जो आंसर है ना, ये आंसर कौन से ऑप्शन में है, आपको ये ऑप्शन बी में मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30th क्वेश्चन इज ओवर, नाउ मूव ऑन टू 39। में क्या पूछा है आपको, which of the following statements is correct, तो नीचे थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट पूछा है। पहले वाला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता, ये सही है क्या, ये क्या होगा आपका, तो ये मतलब करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है, क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से जाके साउथ तक आता है, ठीक है, साउथ से फिर अगेन नॉर्थ तक आता है, तो क्लोज लूप फॉर्म करता है मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके। तो ये वाला डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप दिया हुआ है, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, हाँ ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में खत्म होता है, ठीक है। तो ये वाला बी अभी तक सही है। हम लोग सी और डी देखेंगे अभी। सी में क्या हुआ है, द टेंशन एट ए पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, हाँ सी भी सही है, तो सी करेक्ट है। डी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, तो डी तो गलत है, तो ए एंड डी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बी भी सही है और डी भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ए एंड डी आर रॉन्ग, ए रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, बी सही है, सी सही है, लेकिन आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बट बी एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है एज कंपेयर टू सी। क्यों, बी में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो साउथ पोल में एंड होता है, लेकिन साउथ से लेकिन नॉर्थ तक जाएगा ना, अंदर में मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, बाहर में तो नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, साउथ में खत्म हुआ, फिर मैग्नेट के अंदर में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ तक भी आएगा ना,
तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो बी जो है ना ये करेक्ट है, बट ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक है, अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो ऑप्शन हम लोग कौन सा चूज करेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन सी एक कंप्लीट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज ए कंप्लीट स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होता तो आप लोग को ऑप्शन बी चूज करना होता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को ही सही मानेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो सीबीएसई में और नॉर्मली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से 2 करेक्ट होगा, आपको लगा कि दोनों करेक्ट है ना, आपको सिर्फ एक ही चूज करना है ना, तो आंसर दो तो नहीं हो सकता आंसर में। तो आंसर तो आपको क्या होगा? आंसर तो आपको एक ही चूज करना है। तो क्या होगा आंसर? दोनों के बीच में से जिस ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो 39 क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन में क्या है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे नेटवर्क है, मतलब क्या है, ऐसे ऐसे है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, इस आर ओम है, ये है आपका आर ओम। ओके, तो यहाँ तो ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा ये? ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ए एंड बी पहले तो लगेगा कि आपको आर आर एंड आर तीनों सीरीज में है, तीनों को सम कर देना चाहिए, आर प्लस आर आंसर होना चाहिए 3, लेकिन 3 नहीं होगा। ये तीनों सीरीज में है, ऐसे आप लोग मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक बेहतरीन कनेक्शन किया हुआ होता तो करंट कैसे जाता? करंट ऐसे जाके ना, ऐसे जाके यहाँ से जाता, क्योंकि ये एक जीरो रेजिस्टेंस पार्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो करंट हमेशा तो ये एक जंक्शन बन जाएगा। तब तो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ठीक है। तो जंक्शन में करंट डिवाइड होता है कार्सोप्स लॉ के हिसाब से, लेकिन यहाँ इस जंक्शन में करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये एक जीरो रेजिस्टेंस पार्ट है, तो होल करंट विल पास थ्रू दिस। ओके, तो करंट कैसे जाएगा? करंट का पार्ट ऐसा होगा। ओके, करंट का पार्ट ऐसा होगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत ही आसान रास्ता है ऐसे। तो ऐसे अगर ऐसे जाएगा तो करंट का पार्ट ऐसा है, तो रेजिस्टेंस हम लोग क्या काउंट करेंगे? जो करंट के पार्ट के बीच में से है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ही काउंट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? R प्लस आर होगा ए एंड बी के, तो R प्लस आर क्या होगा? R प्लस आर होगा 2R, तो आंसर होगा 2R ओम, ठीक है। तो आंसर आपका 2R ओम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस R ओम होगा आंसर। ओके, तो ये जीरो रेजिस्टेंस में तो बोल गया कॉन्सेप्ट क्यों होगा ऐसा, आप लोगों को शायद समझ में आ गया है, मेरे ख्याल समझ में आना चाहिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन इज ओवर। नाउ मूव ऑन टू 41। ओके, 41। तो 41 वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A bar magnet has a magnetic dipole moment m. Okay, its initial position is parallel to the direction of the uniform magnetic field। मतलब m दिया हुआ, डाइपोल मोमेंट m है दिया हुआ है, m and b इनिशियली पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इसका बीच का एंगल क्या है? 0 है, ठीक है। In this position the magnitudes of torque and force acting on it respectively। ठीक है, फिर हाँ, पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट b के साथ पैरेलल है, तो इसका टॉर्क निकालना है, फोर्स निकालना है, तो सिंपल होगा ना, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क कितना होगा? पहले हम लोग टॉर्क निकाल, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? mb sin थीटा होता है, mb sin थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, टॉर्क का फार्मूला होता है mb sin थीटा, थीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है, क्योंकि पैरेलल है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? sin 0 का वैल्यू 0 है, टॉर्क तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 होगा, क्यों? बिकॉज जो है ना, मतलब दोनों, अगर मान लिया हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेट, बार मैग्नेट है ना, तो बार मैग्नेट का दो पोल में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई करेगा बार मैग्नेट का दोनों पोल में,
उस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि F नेट यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स है ना उसको जीरो कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो टॉर्क भी जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी हम लोग ठीक है, ऑप्शन 41 हो गया, नाउ 42। ओके, two charges 14 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at, हाँ दो चार्ज है, एक है 14 माइक्रोकूलम, एक है -4 माइक्रोकूलम, इन दोनों चार्ज को दो लोकेशन में बैठाना है। ठीक है, लोकेशन दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर 0 0 एक का लोकेशन, और सेकंड का लोकेशन क्या हो गया 12 सेंटीमीटर 0 and 0 इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फॉर्मूला भी दिया हुआ है, E = B/r², वेयर B एक कांस्टेंट है, तो E = B/r², लेकिन यहाँ पे B कैपिटल भी है ना, B मैग्नेटिक फील्ड मत समझिए आप लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, एंड R इज इन मीटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो इस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फिगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ठीक है, हम लोग ये कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 42 वाला क्वेश्चन में। तो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको, मतलब ठीक बता रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका Q1 दिया हुआ है आपको, ये मान लीजिए आपको Q2। ठीक है, ये वाला मान लीजिए सेंटर O। ओके, तो ये यहाँ पे 14 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे आपका -4 माइक्रोकूलम। ओके, तो इसका लोकेशन हो गया -12 सेंटीमीटर 0 0, इसका हो गया 12 सेंटीमीटर 0 0। ओके, तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी होल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पहले Q तो मान लीजिए यहाँ पे Q1 भी नहीं था, Q2 भी नहीं था, पहले हम लोग Q1 लाया, Q1 लाने के लिए योगदान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए पहले एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, पहले ये दोनों चार्ज बाहर में था, हम लोगों ने Q1 को यहाँ पे लाया, तो योगदान 0 होगा, क्योंकि इसको रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं होगा। फिर आपको WT निकालना है, इस चार्ज को लाने से योगदान कितना होगा, इस चार्ज को लाने से योगदान कितना होगा, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है 1/4πε0 क्या होगा। तो ये चार्ज को लाने के लिए योगदान करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले आप लोग आपने ये चार्ज लाया, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए सेकंड चार्ज को लाने के लिए योगदान करना पड़ेगा। योगदान कितना करना पड़ेगा, तो मतलब बेसिक बुक में है ही फॉर्मूला, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको 1/4 होगा। तो Q1 है, Q1 हम लोग लिख दिया, तो Q1 चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो पोटेंशियल कितना होगा 1/4 Q1 की वजह से डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा मान लीजिए R12 इनटू जो चार्ज लाया Q। तो ये आप लोग कैलकुलेशन करिए, उसका वैल्यू बता दीजिए, Q1 का वैल्यू इतना होगा, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करिए। Q2 बता दीजिए -4 है, Q2 का वैल्यू माइनस चिन्ह भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या है, अगर प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्केलर में ऐसे ही होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, माइनस चिन्ह मतलब स्किप कर देते हैं इन मैग्नीट्यूड पार्ट। क्यों, माइनस चिन्ह आपको डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए जो भी जैसे सीन दिया हुआ है ऐसे ही बता दीजिए, -2.1 जुलाई का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, W1 + W2 होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम का ये दोनों चार्ज लाने के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, W1 + W2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे पहले से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो आंसर होता W1 + W2 सीधे -2.1 जूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E = B/r² है, तो इस फील्ड की वजह से भी एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग पोटेंशियल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो E = क्या फॉर्मूला क्या होता है, -E, ठीक है, हम लोग इसे E = -dV/dr है ना, ये तो इससे हम लोग dV निकालेंगे, V = क्या होगा -E dr। ओके, तो V = क्या होगा
dv इक्वल टू होगा माइनस ई डी आर। तो v इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर। हम लोग कैसे करेंगे? तो v को हम लोग क्या लिखेंगे माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन दिखा दीजिए। तो एक कैलकुलेशन करिए माइनस v का इसका मतलब वो है क्या है ना e का माइनस पहले बता दीजिए। तो b बाय r स्क्वायर है ना, b तो कांस्टेंट है, b को हम लोग बाहर ला सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा dr बाय r स्क्वायर हो जाएगा। तो dr बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो इसके साथ मिलाओगे तो आंसर कितना आएगा b बाय r आएगा। b बाय तो v इक्वल टू b बाय r होगा कहां से e से। ओके तो अभी फाइनल आंसर क्या होगा इसका? फाइनल आंसर होगा आपका कुछ ऐसा होगा u इक्वल टू मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर होगा ना, फाइनल आंसर होगा आपका w W1 प्लस W2, ठीक है। ये तो पहले से है W1 W2 पहले से है, लेकिन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दो टर्म एक्स्ट्रा आएगा। हां पहले से Q1 तो Q1 V होगा, दूसरा से Q2 Q2 V होगा। ये सारा टर्म आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, ठीक है। W1 का वैल्यू बता दीजिए, W2 का वैल्यू बता दीजिए। Q1 तो मालूम है आपको, Q1 तो दिया हुआ है Q1। तो V कितना होगा? तो V तो आपको B बाय R है, B बाय R, B का वैल्यू दिया हुआ है, B तो कांस्टेंट है। R मतलब पहले सर्च के लिए कितना डिस्टेंस होगा? इतना डिस्टेंस होगा 12 होगा। तो 12 बता दीजिए 12। तो ऐसे आप लोग Q1 भी निकाल सकते हैं और Q2 भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यूज, ठीक है। अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे ना तो कुछ मतलब ऐसा टर्म ऐसा आएगा -2.1 प्लस 140 -40 ऐसा टर्म आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज एंड सिंपलीफिकेशन, ओके। तो ये तीनों मिला के ना आंसर हो जाएगा आपका 97.9 जूल, ठीक है। तो U का आंसर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए 97.9 जूल। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। तो यही बात है। तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में कौन सा पार्ट थोड़ा ट्रिकी है मैं बोलूंगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके लिए ये दोनों टर्म एक्स्ट्रा से आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है प्रॉब्लम का, ओके। तो 42 क्वेश्चन इज ओवर, नाउ मूव टू 43, ओके। तो 43 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अभी, ओके। 43 नंबर क्वेश्चन, a 300 ohm resistor and the capacitance of 25 by pi microfarad are connected in series। तो R दिया हुआ है, C दिया हुआ है, वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसी सोर्स। तो एक सोर्स है आपका, सोर्स का वोल्टेज है 200 वोल्ट दिया हुआ है सोर्स का, ऐसी जो एसी है तो उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो 200 वोल्ट क्या होगा इसमें? ये तो आरएमएस होगा ना, तो ऐसे उसका ये आरएमएस वोल्टेज है, मतलब द करंट इन द सर्किट, तो इसका करंट निकालना है। तो ये इस सर्किट तो हम लोग बोल सकते हैं आरसी सर्किट। यहाँ पे एल नहीं है, आर है, सी है, तो इसमें करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो करंट का वैल्यू कितना है? तो करंट निकालना मतलब करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है। अब कोई भी अल्टरनेटिंग सर्किट में अगर आपको करंट निकालने के लिए बोलता है तो आप निकालिए आईआरएमएस। अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है, हाँ, तो वो वोल्टेज होगा आपका VRMS, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए बोलता है मतलब IRMS, ठीक है। तो IRMS कितना होगा? I इक्वल टू V बाय R। तो इस फॉर्मूला से ERMS बाय R। तो रेजिस्टेंस RC सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? RC सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? कितना होगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर होता है LCL का। लेकिन यहाँ पे RC है, यहाँ पे मतलब आपका L मिसिंग है, तो यहाँ पे सीधी XL का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो XC स्क्वायर हो जाएगा। तो यही ट्रिक्स है। तो यहाँ पे ERMS का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ERMS आप लोगों को 200 वोल्ट बता रहा है। R कैपिटल R भी दिया हुआ है, XC आपको निकालना है। XC कैसे निकालेंगे? XC निकालेंगे आपको 1 XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा का वैल्यू होता है ट्वाइस बाय f, ठीक है। तो ओमेगा होता है ट्वाइस बाय f c। तो यहाँ के f का वैल्यू बता दीजिए, f का वैल्यू बता दीजिए, c का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। c का वैल्यू दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन करने के बाद x का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू आपका आएगा 4 × 10⁻², मतलब ये हाँ ये 4 × 10² ओम, ठीक है। तो x का वैल्यू बता दीजिए, r का वैल्यू, ERMS का वैल्यू बता दीजिए। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर 0.4 एम्पियर,
ओके 0.4 एम्पियर आपको मिलेगा। तो 0.4 एम्पियर कहाँ पे है, 0.4 एम्पियर कौन सा ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये इसका प्रॉब्लम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब एलसी सर्किट में आरएमएस का करंट का आरएमएस का वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद में सीधा सा वैल्यू पुट करिए, सब कुछ दिया हुआ है, उसके बाद में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर। ओके, तो यही है। अभी 44 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 44 क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। ट्रांसफार्मर के अंदर में ट्रांसफार्मर कोर है ना, हाँ, उसको लेमिनेटेड करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द इफेक्ट। तो द कोर ऑफ ए, व्हाई द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड, ये कौन सा टॉपिक से कनेक्शन है, ये टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस एंड ट्रांसफार्मर में एनर्जी किस मतलब रीजन की वजह से लॉस होता है। जब सार को सेंसिटिव बुक में 3 सार पॉइंट है, तो उस पॉइंट में से एक आंसर होगा। लेमिनेट की करते हैं, आप लोग वहां पे देखिए लेमिनेट की करते हैं, तो उसको लेमिनेट करते हैं कि एडी करंट का इफेक्ट कम हो, ठीक है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, to reduce the effect of eddy current, the core of a transformer is laminated. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ मतलब चीज है, हिस्टैरिसीस लॉस है, हीटिंग इफेक्ट है, बहुत सारा चीज है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। तो लेमिनेटेड को लेमिनेटेड, इसके साथ कौन सा कनेक्शन है, एडी करंट कनेक्शन, ये होगा एडी करंट। ओके, तो 44 नंबर क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन हो गया, ये तो हो गया। अभी हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सुनिए 45 का क्वेश्चन का कुछ पैटर्न थोड़ा 45 से 49 क्वेश्चन जो है ना, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, मैं मतलब समझ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 to क्वेश्चन नंबर 49 are assertion A and reason the question. Okay, given below are the two statements labeled as assertion and reason are. Select the most appropriate answer from the options given below. Okay, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक है आपका assertion और एक है आपका reason, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन है both A and R are true, हाँ, तो 4 ऑप्शन को जैसा है आप पढ़िए, कोई किसी ऑप्शन में दोनों करेक्ट है, किसी में दोनों मतलब गलत है, किस में है A is true but R is false, ऐसा कुछ है। हम लोग देखते हैं अभी टोटल 45 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है ना, पहला स्टेटमेंट है असर्शन। तो असर्शन क्या दिया हुआ है, ए नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है क्या, ये तो गलत है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का ऑपोजिट में मूव करेगा। तो ए इज गलत, ए इज रॉन्ग, ठीक है। पहला क्वेश्चन में 45 में ए तो रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। अभी रीजन है ऑन ए नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। नेगेटिव चार्ज में फोर्स कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई कर मतलब एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है, हाँ, ऑन ए नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स है ना वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स होता है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो ठीक है, तो इस आंसर का 45 जो क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा होगा, ये असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, ठीक है। तो रीजन भी रॉन्ग है, तो ये होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स अप्लाई करता है, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता है, यही टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 45 का क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट 46 क्वेश्चन का है। 46 का जो क्वेश्चन है ना, द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड था। ये तो मतलब असर्शन जो है ना, द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड था। एक मैग्नेट का दो पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो साउथ पोल भी रहना चाहिए एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ये बोला तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, रीजन अभी रीजन देखे, मैग्नेटिक मोनोपोल्स do not exist था, रीजन भी सही है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज द रीजन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। Why magnetic poles cannot be separated? Because magnetic monopoles do not exist. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब उसका ऑप्शन अभी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन ए, वो पहला वाला क्या है, बोथ ए एंड आर थ्रू। हाँ, यहाँ पे ए भी थ्रू है, असर्शन भी थ्रू है, आर भी थ्रू है। हाँ, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन इज करेक्ट। 46 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको सही मतलब इजी लगा। ये वाला सब क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। 46 भी कर लिए, कॉन्सेप्ट से है, आसान सा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मतलब टाइम ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, अभी हम लोग 47 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Assertion: when radius of a current carrying loop is doubled, its magnetic moment becomes 4 times. अगर एक करंट कैरिंग लूप का रेडियस डबल कर देते हैं ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। ऐसा होता है क्या? ठीक है, देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I into A, where I is the current, A is the area of cross section। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला ऐसा है, पाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग तो m इक्वल टू I into pi into रेडियस स्क्वायर, अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या होगा, I pi twice r होल स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा होने से यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4i pi r स्क्वायर, तो 4m हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग देखा यहाँ पे प्रूव करके। ठीक है, रीजन: द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो तो एरिया के साथ प्रोपोर्शनल आता है ना, क्योंकि m इक्वल टू ia है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया, इफ एरिया गोज अप देन मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो गोज अप। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर कौन सा होगा इस 46 का? 47 जो है ना, तो 47 का क्वेश्चन कौन सा होगा, 47। तो 47 में आपको वो ए ऑप्शन होगा, ए होगा यहाँ पे। ठीक है, 47 में आपको ए होगा। क्यों ए होगा? बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे रीजन जो है ना, रीजन, सो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। देखिए, क्योंकि रेडियस मालूम चल गया ना आपको, एरिया इंक्रीज हुआ, एरिया मतलब एरिया इंक्रीज होने से मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होता है। तो पहला वाला तो केस में तो वही है, एरिया को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 47 क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो अभी हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 48। Assertion A. Okay. Higher the range, lower is the resistance of an emitter. Higher the range, lower is the resistance of the emitter. Okay. नंबर बी, पहला वाला assertion हम लोग पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब रीजन। हाँ, तो to increase the range, to increase the range of an emitter, additional shunt is connected in series to it. Additional shunt is connected in series to it. तो अभी कौन सा ऑप्शन होगा?
तो 48 का जो क्वेश्चन है ना, 48 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ये तो ट्रू है। अगर रेंज, अगर मतलब एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो उसका रेजिस्टेंस क्या करना, मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, लो होगा ना। हाँ, एमीटर, क्योंकि एमीटर को हमेशा सर्किट के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, कोई भी एक सर्किट ले लीजिए आप, उसमें एमीटर को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करता है। हाँ, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट से मालूम चला कि हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। ओके, तो असर्शन ए सही है। जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? तो इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शन इज कनेक्टेड इन सीरीज। शन को सीरीज में कनेक्ट नहीं करता है। शन मतलब लोड रेजिस्टेंस है ना, उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करता है। आप लोग देखिए, जो मतलब उसमें टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू कन्वर्जन ऑफ कैल्विनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ऐसा कुछ टॉपिक है, उसमें मालूम चल जाएगा आपको। तो 48 जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 48 ऑप्शन सी में सीधा लिख देता ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ 49 क्वेश्चन, ओके। तो 49 में क्या है, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये है आपका असर्शन 49 में आपका असर्शन है, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रीजन है ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को आप लोगों फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन नहीं कर सकते। कि ऐसा है क्या सचमुच? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को आप लोगों को चेंज कर दोगे ना, तो स्टेप अप भी बना सकते हैं, स्टेप डाउन भी बना सकते हो। तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नंबर रीजन जो है ना, ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ये भी रॉन्ग है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को आपको मतलब स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। ए इज फॉल्स, आर इज आल्सो फॉल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 45 से लेकर 49 जो मतलब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था ना, हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी में पहले वाला क्वेश्चन आपको 50 नंबर से स्टार्ट था। पहले वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ सर्जेस whose total sum is non-zero। तो मतलब बहुत सारा सर्ज है, एक कलेक्शन सर्ज है, टोटल सम इस सर्ज का टोटल सम जीरो नहीं है। मतलब जैसे मान लो 3-4 सर्ज है, तो इस सर्ज का समेशन जो है ना, टोटल समेशन वो जीरो नहीं है। मतलब ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल मान, अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल सर्ज कितना होता है, प्लस के माइनस के मिला के जीरो होता है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा सर्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, ठीक है। ये वाला हम लोग को मालूम चल गया। whose total sum is non-zero। तो ऐसे सर्ज के कॉन्फ़िगरेशन से जो इक्विपोटेंशियल सर्किट होता है लॉन्ग लार्ज डिस्टेंस में, तो क्या होता है, तो लार्ज डिस्टेंस ना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में लार्ज डिस्टेंस दिखेगा, लार्ज डिस्टेंस में इक्विपोटेंशियल हमेशा क्या होता है, प्लेन होता है, प्लेन हमेशा होता है क्या, प्लेन। इक्विपोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू सर्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज प्लेन। ओके, द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज प्लेन। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है ना, उसका आंसर क्या होगा, प्लेन जो है ना, जहां पे है प्लेन, तो वो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 51 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 50 4 surges -q are placed at the corners of a square of side 12 as shown in the figure. The electric potential at a point A midway between the two surges plus q and plus q is, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कौन सा पॉइंट में, ए पॉइंट में, ठीक है। तो ए पॉइंट में आपको पोटेंशियल निकालना है, तो ए पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, तो मैं फिगर ड्रा कर देता हूं। ये सिंपल ये भी था क्वेश्चन, है इजी क्वेश्चन था। तो ये x स्क्वायर है, इसमें चार्ज आपका प्लस q है, इसमें माइनस q, इसमें आपका प्लस q, इसमें आपका माइनस q। तो ए पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है।
तो ये पॉइंट में पोटेंशियल ये सारा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा ना ये पॉइंट के पोटेंशियल में। तो हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू k क्या होगा? तो q बाय दिस डिस्टेंस। हाँ, तो यहाँ पे साइड का वैल्यू कितना है? ट्वाइस एल है ना, ट्वाइस एल। तो क्या हो गया? तो पहले तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? तो इस चार्ज की वजह से भी होगा कुछ। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा l। हाँ, ये वाला होगा आपका l, ये तो ट्वाइस एल है। तो k क्यू बाई एल आएगा प्लस इस चार्ज के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो इस चार्ज के लिए क्या आएगा? k क्यू बाई एल। तो दोनों चार्ज के लिए हम लोग कर ले, फिर इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा। तो सब कुछ समेशन करना है, सीधा अलजेब्रिक सम कर दीजिए। क्यों? बिकॉज़ पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर होता तो हम लोग को डायरेक्शन में भी इंपॉर्टेंस देना पड़ता, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट में इसके लिए निकाला, इसके लिए निकालना, प्लस कर दिया, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए ना आपको, डिस्टेंस कितना होगा? तो ये पाइथागोरस थ्योरी से करें, ये ट्वाइस एल है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपका? होगा ये √5 एल हो जाएगा, ठीक है। तो √5 एल से k माइनस q बाय दिस डिस्टेंस इज √5 एल, तो √5 एल हो जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस भी सेम होगा क्योंकि ट्वाइस एल एल, ओके। तो k माइनस q बाय √5 एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा ट्वाइस k q बाय l 1 माइनस 1 बाय √5, ओके। ट्वाइस k q बाय l 1 माइनस 1 बाय √5। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए में है ये, ठीक है। तो हो गया ये ऑप्शन है। नाउ फॉर 52 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 52 क्वेश्चन कौन सा है? तो 52 क्वेश्चन में है केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी, एन एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप विद द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर गिवन दैट R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 5 ओम, ओके। तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है, R2 एंड R3 का वैल्यू भी दिया हुआ है, स्मॉल r का वैल्यू दिया हुआ है 0 ओम, ठीक है। E का वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो ये बस सर्किट डायग्राम से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, पहले सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, ओके। तो ये होगा आपके E, तो E का वैल्यू कितना है आपको? 5 वोल्ट दिया हुआ है, 5 वोल्ट। यहाँ पे स्मॉल r है, तो स्मॉल r का वैल्यू है 0 ओम, ये दिया हुआ है। तो सेल का जो वोल्टेज है EMF है वो 5 वोल्ट है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है आपका B पॉइंट, ये है A, ये है आपका H है, H है, ये है आपका G है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, तो मान लो दो रेजिस्टेंस है। तो इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे R3। R3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5 ओम, R2 इक्वल टू भी 5 ओम है। तो ये हो गया आपका R1, ठीक है। तो R1 क्या दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है आपको 10 ओम। तो ये होगा आपका पॉइंट F, ये होगा आपका C, ऐसा कुछ है। तो इस प्रॉब्लम से आपको इस सर्किट से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मतलब सर्किट कुछ ऐसा टाइप का है, मैं बोल रहा था एक बार। A B C H G F ये 6 पॉइंट है, ठीक है। A H के बीच में एक सेल है, वोल्टेज है 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना है? 0 ओम। B and G के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम, ओके। C and F का बीच में दो रेजिस्टेंस है, एक का वैल्यू है 5 ओम, एक का वैल्यू है 5 ओम, ओके। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन यहां से करना है। तो पहला क्वेश्चन है 52 वाला क्वेश्चन जो है ना, 52 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो ठीक है, 52 कर लेते हैं।
द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है मतलब जो सेम पोटेंशियल में है, ठीक है। तो पहला है बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। डी वाला पॉइंट कहाँ गया? हाँ सॉरी यहाँ पे डी वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला डी पॉइंट है, ठीक है। ये वाला डी पॉइंट है, ये वाला है आपका ई पॉइंट, ठीक है। तो ये डी है, ये ई है, ओके। तो कौन सा पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है? पहला है बी सी एंड डी, ए में 52 का ए वाला ऑप्शन देखिए, बी सी एंड डी। तो बी सी एंड डी के बीच में पोटेंशियल सेम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? बी एंड सी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, सी एंड डी के बीच में रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा। बी एफ एच जी, एफ एच जी, एफ एच जी, हाँ इन तीनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि एच एंड जी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जी एंड एफ के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं होने से क्या होता? अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, तो इस दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है मतलब क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एच एंड जी इज जीरो। सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है मतलब क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जी एंड एफ इज जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है दोनों के बीच में, मतलब कि इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब क्या है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में रहेगा, मतलब पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है। एच जी एंड एफ आर इन सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको एच जी एंड एफ, ओके, एच जी एंड एफ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? सिर्फ यहाँ पे आपको यही देखना है कि मतलब यहाँ पे एक जे पॉइंट है ना, यहाँ पे जे पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे एक जे पॉइंट है, ठीक है, ये तो मैं देना भूल गया। एच सी जे। तो ऑप्शन में शायद एच जी एफ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में शायद एच जी एफ नहीं है। तो मतलब ऑप्शन में क्या है? एच जी एफ, बी सी डी, डी तो नहीं हो गया, तो ऑप्शन बी में आपका एफ एच जी ना, तो बी में एफ, बी में क्या है? एफ एच जे, एफ हो गया ए, एच हो गया ये, एंड जे हो गया ये। हाँ, तो एफ एच जे ये तो करेक्ट है, ठीक है। डी ई एफ, ऑप्शन सी में है डी ई एफ, डी ई एफ ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन डी क्यों बीच में रेजिस्टेंस आ गया, ओके। ए बी जे, ए बी एंड जे भी नहीं हो सकता कि बीच में रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन बी में क्या है? एफ एच जे, ओके। एफ एच जे के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके लिए पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ पे जी होता तो जी भी आंसर में आता, लेकिन यहाँ पे जी नहीं है तो हम लोग ऑप्शन बी को ही करेक्ट मानेंगे, ठीक है। बाकी जिन्हें गलत है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया आपके। तो 52 हो गया। नंबर 53, तो 53 में देखिए द करंट थ्रू द ब्रांच बीजी। तो बीजी एक ब्रांच है। क्यों ब्रांच है? ब्रांच किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये सर्किट में ना दो जंक्शन है, बी जंक्शन एंड जी जंक्शन। तो बीजी एक ब्रांच है, जंक्शन के बीच में से कनेक्शन का जो पार्ट है उसको मतलब ब्रांच बोलते हैं। बीजी ब्रांच है, बी ए एच सी वो भी एक ब्रांच है, बी सी एफ जी वो भी एक ब्रांच है। तो भाई तीन ब्रांच है, दो जंक्शन के बीच में तीन ब्रांच होता है, ठीक है। तो बीजी जो ब्रांच है ना, हम लोग को इस ब्रांच देखना है, इस ब्रांच नहीं, इस ब्रांच नहीं, इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि बीजी ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, मतलब R1 से कितना करंट पास होगा वो निकालना है। तो R1 से कितना करंट पास होगा वो निकालना है। तो कैसे करेंगे ये वाला? तो पहला आप एक काम करिए, यहाँ से I निकाल लीजिए। I का वैल्यू कितना हो जाएगा? V बाय टोटल R टोटल, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? देखिए ये दोनों किसमें है? ये दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में होने से 5 + 5 10 आ जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ ये दोनों मिला के जो आएगा उसके साथ ये क्या होगा? पैरेलल में होगा। तो 5 + 5 10, 10 के साथ 10 पैरेलल, तो कितना होगा? 10 × 10 / 10 + 10। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है, तो यहाँ पे कितना होगा? R1 × R2 / R1 + R2 100/20, 5 आ जाएगा।
तो आपको टोटल रेजिस्टेंस होगा 5 ओम, ठीक है 5 ओम, 3 रेजिस्टेंस मिलाएगा उसके बाद आपको 5 मिलेगा। तो V का वैल्यू कितना है 5 है बाय 5, तो 5 पर है लिख लिया, तो करंट हो जाएगा 1 एम्पीयर, ठीक है। तो 1 एम्पीयर करंट यहां से जाएगा, सेल से जाएगा, ऐसे जाएगा, पोजीशन ऐसे जाएगा, तो I इक्वल I का 2 डिवाइड होगा, यहाँ पे एक पार्ट I1 ऐसे जाएगा, एक पार्ट ऐसे जाएगा I2, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या जंक्शन में करंट डिवाइड होता है, अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और एक बात देखिए, ये दोनों का पोटेंशियल C और F का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, C और F में C एंड F में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा, B एंड G में होगा, क्योंकि दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। तो हम लोग क्या मानेंगे, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, तो इसमें करंट आ रहा है I1, रेजिस्टेंस है 10, तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BG कितना होगा, 10I1 होगा, 10I1 इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CF, तो CF के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रेजिस्टेंस है 10, तो यहाँ पे अगर करंट I2 जाएगा तो 10I2 होगा, मतलब यहाँ से क्या आएगा I1 इक्वल टू I2, ये भी इक्वेशन आ गया, ओके। तो I1 इक्वल टू I2 आ गया, तो इस इक्वेशन के यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन मतलब यूज करके आप लोग I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन यूज करने के बाद I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू हाफ एम्पीयर आ जाएगा, हाफ मतलब 0.5 एम्पीयर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा अभी, हाफ एम्पीयर, I1 का वैल्यू हाफ आ गया ना। तो 53 वाला जो क्वेश्चन है, 53 वाला क्वेश्चन करंट थोड़ा बिजी में करंट I1 माना था हम लोगों ने, तो हाफ होगा। तो हाफ किसमें है, ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। तो 53 का क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अभी 54 डिस्कस कर लेते हैं। 53 हो गया और 54 तो 54 वाला क्वेश्चन कौन सा है, द पावर डिसिपेटेड इन R1 के अक्रॉस में कितना पावर डिसिपेटेड होगा, ये निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला इस मतलब R1 के अक्रॉस में पावर का फॉर्मूला होता है करंट और रेजिस्टेंस के साथ पावर का क्या रिलेशन है, I2R, P इक्वल टू I2R, लेकिन इसमें निकालना है आपको, तो क्या होगा, करंट है I1, तो I1 स्क्वायर R1, ओके, I1 स्क्वायर R1, तो I1 स्क्वायर का वैल्यू बेहतर है, I1 का वैल्यू अभी निकाला हाफ होगा, हाफ स्क्वायर इनटू R1 मतलब क्या है 10 है, तो हाफ स्क्वायर इनटू 10 ये करने के बाद आपको कितना मिलेगा 2.5 वाट, ओके। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बी होगा, 2 ऑप्शन 5 ऑप्शन बी में है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपने ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है ना, 54 तो ओके हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, लास्ट क्वेश्चन में पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में R3 के अक्रॉस मतलब इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है। तो आपको पूछा है कि E and F, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स E and F R3 के अक्रॉस ना, हम लोग निकालना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 VR3 इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है IR, V इक्वल टू IR। तो यहां से इस रेजिस्टेंस से कितना करंट गया होगा I2, तो I2 होगा I2 इनटू रेजिस्टेंस, I2 इनटू R3। तो I2 का वैल्यू बता दीजिए, R3 का वैल्यू बता दीजिए। I2 का वैल्यू कितना हुआ, हाफ, रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, तो हाफ इनटू 5/2, 5/2 मतलब क्या है 2.5 वोल्ट, तो ये आंसर है। आंसर होगा 2.5 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी का साथ आप लोग का ये जो सॉल्यूशन पेपर है ना, सॉल्यूशन पेपर खत्म होता है। तो आप लोग देखा मतलब क्वेश्चन टफ नहीं था, जैसे मैं पहले बोला था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सबको
वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं बनाया था ना, तो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा मतलब, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है, ताकि सब स्टूडेंट्स को ये मतलब चीज़, हाँ, ये मटेरियल मिल सके आराम से, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।